चेतावनी। अगर आपको इस देश से ज़्यादा आपकी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तो ज़्यादा प्यारी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो की कुछ बातें शायद आपको पसंद नहीं आ सकती हैं। तो अगर आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप अभी के अभी से स्किप करके चले जाइए। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कश्मीर में एक बार फिर से वही घटनाएं वापस हो रही हैं जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई थी। कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में जो हुआ उसके ऊपर कश्मीर फाइल्स मूवी भी बन गई, जिसने काफ़ी हद तक हमारे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। वो सच्चाई जो देश से छुपाई गई थी उसे देश के सामने लाकर रख दिया। लेकिन उस घटना को समझने के बाद, उस सच्चाई को देखने के बाद और समझने के बाद आज जब फिर एक बार कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किलिंग की जा रही है तो आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कश्मीर के कुलगाम में कुछ आतंकवादी एक स्कूल में घुसते हैं और उस स्कूल में सभी टीचर्स के बीच में से एक हिंदू टीचर को ढूंढकर उसे गोली मार देते हैं। ये एक टारगेट किलिंग थी। इस घटना के 2 दिन बाद कुलगाम में ही एक बैंक मैनेजर को उसके ऑफिस में घुसकर गोली मार दी जाती है। ये भी एक टारगेट किलिंग ही थी। उस बैंक मैनेजर के मरने के कुछ घंटों बाद वहाँ पर ही एक लेबर को फिर से गोली मार दी जाती है। ये भी एक टारगेट किलिंग ही थी। 1 मई से लेकर 2 जून के बीच में कश्मीर में लगभग 9 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं और ये सब के सब एक एक व्यक्ति को ढूंढकर उसे निशाना बनाकर उसकी हत्या की जा रही है। कुछ ऐसी ही घटनाएं 1990 में हुई थी जब कश्मीर से हिंदू अपने घर बार को छोड़कर भागने पर मजबूर हुए थे। लेकिन अफसोस, ये 9 हत्याएं, ये 9 टारगेट किलिंग्स अब तक हमारे देश में नेशनल इशू नहीं बन पाया। सरकारी डिटेल्स के अनुसार इस समय जम्मू कश्मीर में लगभग 170 आतंकवादी एक्टिव हुए हैं। इनमें से 70 लोकल रेडिकल आतंकवादी हैं, 90 दूसरे देश यानी पाकिस्तान या दूसरे आतंकवादी देशों से आए हुए हैं और लगभग 50 हाइब्रिड आतंकवादी हैं जो कश्मीर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कश्मीर में आते जाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एकाएक ये लोग एक्टिव कैसे हो गए, इसे समझिए। 1990 में कश्मीरी पंडितों को मारने वाला, उनके खिलाफ साजिश करने वाले कट्टर आतंकवादी यासीन मलिक को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। जब यासीन मलिक को सज़ा सुनाई जा रही थी उस समय आतंकवादी यासीन मलिक की बहन अपने घर के खिड़की पर आकर ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ रही थी। उस समय उसके मोहल्ले की एक बहुत बड़ी आबादी उसके घर के सामने आकर नारेबाजी कर रही थी। कोर्ट ने आतंकवादी यासीन मलिक को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। सच बताऊं तो जब आतंकवादी यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। ही डिज़र्व्स नथिंग लेस देन अ ब्रूटल डेथ। लेकिन हमारा कानून भी बहुत निराला है। एक आतंकवादी घटना, एक आतंकवादी साजिश जिसकी वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। हिंदू सिविलाइजेशन कश्मीर से लगभग ख़त्म हो गई। मंदिर जहां पर बहुत सारे उद्ध्वस्त कर दिए गए, काफ़ी लोग की हत्याएं हो गई। ये एक साजिश, ये घटना हमारे कानून को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस नहीं लगती। वाकई में कानून अंधा होता। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। यासीन मलिक को सज़ा होने के बाद ये आतंकवादी और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए। कश्मीर में ये धमकी दी गई कि अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हिंदू यात्रियों पर हमला होगा और अब ये टारगेट किलिंग्स होने लग गई। तो ये पूरा चेन ऑफ इंसिडेंट मैंने आपके सामने लाकर रख दिया। अब आइए समझते हैं कि इस पूरी घटना पर हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है। सच बताएं तो टारगेट किलिंग्स होने के बाद में हमारे भारत की सरकार ने कुछ बेबी स्टेप्स लिए हैं और इन बेबी स्टेप्स का आगे चल के बड़ा असर हमें देखने मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब वो असर कब देखने मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे टारगेट किलिंग्स के बाद में जब होम मिनिस्ट्री एक्शन में आई उसके बाद NSA अजीत डोवाल की सीन में एंट्री होती है। NSA अजीत डोवाल की सीन में एंट्री होने के बाद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि टारगेट किलिंग्स बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी, निर्दोष लोग मारे नहीं जाएंगे और अजीत डोवाल की एंट्री की वजह से एक नया जोश, एक नया जज्बा हमारे सिस्टम में आएगा और जिसके बाद इन सभी आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ सरकार के आदेश हैं। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि हर भारतीय को समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये आतंकवादी यही चाहते हैं, जो कश्मीर में जितने भी रेडिकल्स हैं, जो कट्टरवादी लोग हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़कर चले जाए, कश्मीर में पूरी तरह से हिंदू सिविलाइजेशन ख़त्म कर दी जाए। ये लोग यही चाहते हैं और इसीलिए ये लोग टारगेट किलिंग कर रहे हैं ताकि हिंदुओं में एक डर का माहौल हो, कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल हो, जिन्हें वापस से सरकार रीसेटल करवा रही है उनमें फिर से एक डर बैठ जाए और वो कश्मीर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाए। ये बात सरकार भी जानती है।
है। और इसीलिए सरकार ने जम्मू कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं और जितने भी लोग वहाँ रीसेटल हुए हैं, उनके पूरे कैंप्स को, उनकी पूरी सोसाइटीज़ को, उनकी पूरी एरिया को आर्मी प्रॉपर सिक्योरिटी देगी और रेगुलर आर्मी पेट्रोलिंग होगी, उन्हें प्रॉपर उनकी सुरक्षा की जाएगी, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा सरकार का कहना है, सरकार का आदेश है। और उन्हें वहाँ पर उस कैंप में, उस इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन्हें फ्रेश और अच्छा खाना भी दिया जाएगा। ये सरकारी आदेश। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि एनएसए अजीत डोभाल के एंट्री के बाद में टारगेट किलिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी, क्योंकि अजीत डोभाल काफ़ी एक बड़े स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है और होम मिनिस्ट्री के साथ बहुत ही बारीकी से वो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए हैं और सभी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर बहुत ही बारीकी से काम भी कर रहे हैं। तो आगे क्या होता है ये तो हमें आगे भविष्य में ही देखना पड़ेगा, इसकी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी प्रेडिक्शन 100% सही हो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में सिचुएशन काफ़ी हद तक इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ चुकी है, भारत सरकार के कंट्रोल में आ चुकी है। जम्मू कश्मीर एक अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इन सब के बाद अब हमारी सेना काफ़ी एडवांस हो चुकी है। किसी आतंकवादी को गोली मारने के पहले या किसी हमले का जवाब देने के पहले अब हमारी सेना को दिल्ली फ़ोन करके परमिशन नहीं लेना पड़ता जैसे उन्हें पहले लेना पड़ता था। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी ये सब आतंकवादी घटनाओं को कम कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। रही बात कट्टरवाद की, तो कट्टरवाद मेरे अनुसार और सभी के अनुसार होगा ये बात, कट्टरवाद तभी ख़त्म होगा जब ये सांपों का देहांत होगा, इन सांपों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने के बाद काफ़ी लोगों का ये कहना था कि अगर उस समय जब कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही थी, अगर उस समय सबके पास सोशल मीडिया होता तो ये कश्मीरी पंडितों का पलायन इस तरह ना होता, ये इस मुद्दे को बहुत बड़े लेवल पर उठाया जाता, कश्मीरी पंडितों के दर्द उसी समय दुनिया के सामने लाया जाता। मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूँ, आपको बहुत चुभेगी। ये सबसे बड़ा झूठ है कि सोशल मीडिया अगर आपके हाथ में उस समय होता तो कश्मीरी पंडितों का पलायन ना होता, उनकी बात को दुनिया के सामने रखा जाता। 1 मई से लेकर आज जून का महीना शुरू हो गया, 9 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। क्या अब तक आपको पता भी चला कि कश्मीर में हो क्या रहा है? आप में से 90% लोगों को तो इस बात की खबर भी नहीं मिली होगी। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी हिंदुओं के इस टारगेट किलिंग के बारे में बात की या कुछ पोस्ट किया या ट्विटर पे कुछ किसी ऑफिशियल को टैग करके कुछ कहा? आप में से 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है, और जो 10% लोग को पता भी होगा कि वहाँ हो क्या रहा है वो इस घटना पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डरते हैं आज भी कि अगर आज वो सोशल मीडिया पर कश्मीरी हिंदुओं के इस टारगेट किलिंग के ऊपर बोलना शुरू कर दें तो उनके कुछ दोस्तों को ये बात बुरी लग जाएगी, उनके कुछ दोस्त उनसे दूरी बना लेंगे, उनके कुछ दोस्त उनके ऊपर टिप्पणी करने लगेंगे, उनसे दूरी बना लेंगे, उनको रेडिकल कहने लगेंगे, उन्हें हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने वाला। अगर किसी की किलिंग के बारे में बात करना, कि एक मानवता की किलिंग के बारे में बात करना हिंदू मुस्लिम करना कैसे हो सकता है, ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। मोबाइल तो आज भी आपके हाथ में है, सोशल मीडिया तो आज भी आपके हाथ में है, लेकिन आज भी हमारे देश में काफ़ी सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। नेशनल मीडिया को मंदिर और मस्जिद जैसे इश्यूज पर घंटों घंटों के प्रोग्राम्स और टीवी डिबेट चलाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ऐसे में मैं आपसे सिर्फ एक बात की रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं पर्सनली कश्मीरी पंडितों से मिला हूं, उनका दर्द मैंने सुना है और मैं जानता हूं कि उनके ऊपर 1990 में क्या बीती थी। आज फिर से कश्मीर में वही घटना रिपीट करने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे बस एक बात की रिक्वेस्ट कर सकता हूं दोस्तों, प्लीज़ इस मुद्दे पर बोलना शुरू करिए, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बोलना शुरू करिए, आवाज़ तो उठाइए। काफ़ी लोग की आवाज़ जब मिलकर एक होती है तो वो काफ़ी बड़ी आवाज़ बनती है। इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों से शेयर करिए जिन्हें इस घटना के बारे में बिल्कुल नहीं पता। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूँ, सभी सबूतों के साथ में, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में मैं आपके सामने बातों को लाकर रखता हूँ। जो घटनाएं आपको नहीं पता, जिन्हें नेशनल मीडिया नहीं दिखाता, वो मैं आपको आकर दिखाता हूँ, यहाँ पर सारे सबूत भी आपको देता हूँ। और ऐसे सिचुएशन में जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं या मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे सपोर्ट करता है, मेरी मेहनत को सपोर्ट करता है। तो आज आपके हाथ में है, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए और उन्हें बताइए कि कश्मीर में हो क्या रहा है और ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। बने रहिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा, जैसे जैसे जो भी अपडेट्स आते हैं उन्हें बनाता रहूँगा। इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन ला के रखता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।